तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि कल से हम एग्ज़ाम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो पहला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हिंदी वर्णमाला के ऊपर। तो हिंदी वर्णमाला आज हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हम और टॉपिक्स भी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है हिंदी वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन। तो दोस्तों पहले परिभाषा देखते हैं स्वर एवं व्यंजन की। तो वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी कि ध्वनि कहलाती है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आपने ये जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी होगी पहली या दूसरी कक्षा में, आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि वर्ण और वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों कुल वर्ण 52 होते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, जिसमें से 39 व्यंजन प्लस 13 स्वर। स्वर कौन कौन से? जैसे आपने पढ़ा होगा अ, आ, तो ये आपके स्वर हो गए। और 39 व्यंजन जैसे क, ख, ये आपके व्यंजन होते हैं। तो मूल वर्ण आप देख सकते हैं, मूल वर्ण जो होते हैं वो 44 होते हैं और मूल व्यंजन 33 और मूल स्वर 11। बाकी यहाँ आप देख पा रहे हैं 13 और यहाँ 11, तो 2 स्वर अयोग्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे देखते हैं। स्वर देख लीजिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, ये 11 मूल स्वर होते हैं और 2 अयोग्य स्वर होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह, ये 2 अयोग्य स्वर होते हैं। कुल 13 स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों व्यंजन। तो व्यंजन, कुल व्यंजन 39 व्यंजनों की संख्या होती है। मूल व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन और 4 अंतर स्पर्धा अंतःस्थ व्यंजन। तो ये दोस्तों 4 ऊष्म व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, ये आप देख सकते हैं। तो कुल व्यंजनों की संख्या दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि मूल व्यंजन 33 और बाकी जो बचे इसमें से वो आप देख सकते हैं 33 यहाँ पे मूल व्यंजन है। 33 कौन कौन से? 25 ये, 4 ये एंड 4 ये, तो ये टोटल मिला के 33 मूल व्यंजन। बाकी दोस्तों जो 6 बचे वो उसमें से संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2, यानी कि टोटल 39 यहाँ पर व्यंजनों की संख्या होती है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, मूल व्यंजन कितने होते हैं और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्वर। स्वर, तो जिन वर्णों को बोले जाने पर किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। तो दोस्तों इन स्वरों को बोलने में, इन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको आप स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल पा रहे हैं। इसका मतलब ये स्वर हैं। तो दोस्तों लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 13 रखी गई है। तो लेखन के आधार पर दोस्तों स्वरों की कुल संख्या कितनी रखी गई है? 13। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या
जो मूल स्वर मैंने बताया आपको उच्चारण के आधार पर, वो 11, क्योंकि 2 अयोग्य स्वर होते हैं, अंग और अह, अंग और अह। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13, और उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 11। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 2 अयोग्य वह स्वर होते हैं, कौन से? अंग और अह, विसर्ग। ये होते हैं अनुस्वर और अंग होता है विसर्ग। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण। आगे हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है लुप्त स्वर। पहला देखते हैं दोस्तों, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो, जैसे अ, ई, उ, समय कम लग रहा है ना दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर। दूसरा है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ, जैसे कि आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, तो दीर्घ स्वर। तो देखिए दोस्तों, ह्रस्व यानी कि जिन शब्दों को उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ, जिन शब्दों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, जैसे अ में कम समय लगा, आ में अ से ज़्यादा समय लगा, अर्थात अ ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ स्वर है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, लुप्त स्वर। लुप्त स्वर। लुप्त स्वर का अर्थ है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम, जैसे ओम या री। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ओम। तो लुप्त स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम लुप्त स्वर कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट दिया गया है, ए, आई, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ए, आई, ओ, औ कौन से स्वर हैं? ये हैं दीर्घ स्वर। तो इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अ अथवा आ प्लस ई अथवा ई बराबर ए, अ अथवा आ प्लस ए बराबर ए, यानी कि आ और ई के मेल से यहाँ पर क्या बन रहा है? ए। आ और ए के मेल से क्या बन रहा है? आई। और आ और ऊ के मेल से क्या बन रहा है? ओ। आ और ओ के मेल से क्या बन रहा है? आओ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगला है दोस्तों नोट। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर घोष संघोष होते हैं, अर्थात निम्ननासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। क्या दोस्तों? निर्नुनासिक स्वर। अगला देखते हैं दोस्तों, अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह एवं नाक से साथ साथ निकलती है, जैसे अंग, अ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो आप देख पा रहे होंगे, आप खुद ही महसूस कर पा रहे होंगे कि नाक
और मुंह दोनों से हवा निकल रही है तो उस स्वर को हम क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर। यहाँ पे नोट भी दिया गया है दोस्तों, अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, परंतु यदि शिरोरेख के ऊपर कोई मात्रा लगे तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है। हाँ जी दोस्तों, जैसे मैं, यहाँ पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का उपयोग हो रहा है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। जिन स्वरों से केवल मुंह से हवा निकले उन्हें कहते हैं निम्नुनासिक स्वर, और जिनसे नाक और मुंह दोनों से हवा निकले उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है अनुस्वार। तो दोस्तों उसके बाद है अनुस्वार। इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे अंग। नोट यहाँ पे दिया गया है इसके विषय में कि अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में उच्चारित होते हैं। उदाहरण गंगा, मंच, घंटा, दंत, चंपक। तो ये आप इसके उदाहरण देख पाएंगे दोस्तों। तो अनुस्वर कौन से होते हैं? जिनके केवल नाक से हवा निकलती है, जिनके उच्चारण के समय केवल नाक से हवा निकलती है। विसर्ग यहाँ पर अह दिया गया है, अह विसर्ग देख पा रहे होंगे। व्यंजन दोस्तों, व्यंजन किसे कहते हैं आइए देख लेते हैं। व्यंजन का अर्थ है दोस्तों जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़े व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 39 व्यंजनों की संख्या होती है, जिसमें से मूल व्यंजन 33 होते हैं। जिन व्यंजनों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़े, यानी कि जैसे आपको क बोलना है तो अ स्वर उसके पीछे आएगा ही आएगा, तो उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। सिंपल परिभाषा है दोस्तों व्यंजन की। आगे देखते हैं दोस्तों व्यंजन का वर्गीकरण हम आपको देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो भाग रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों स्पर्शी व्यंजन, यानी कि 5 भागों में से पहला जो रहने वाला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा क्या है दोस्तों? जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, यानी कि आपके मुंह से हवा निकलकर फेफड़ों से हवा निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। तो देखिए दोस्तों एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। या इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि वो कौन सा व्यंजन होता है जिसमें हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन। तो आगे देखते हैं दोस्तों वर्ण। आप देख सकते हैं दोस्तों वर्ण, क वर्ण व्यंजन। तो आप ये व्यंजन देख सकते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान कंठस्य, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। स्पर्शी व्यंजनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो स्पर्शी व्यंजन को भी दोस्तों कुछ वर्णों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिए होंगे दोस्तों, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप देखिए क वर्ण, क ख ग घ ड़, तो ये दोस्तों कहलाते हैं कंठय, उच्चारण स्थान कंठय। तो ये आपका चौ वर्ण हो गया दोस्तों, चौ छ ज झ, और ये आपका हो गया तालव्य।
तो ये टॉ वर्ण आप देख लीजिए, इसी प्रकार आप इनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, उच्चारण करने के साथ भी। बाकी स्पर्शी व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है, अभी मैंने आपको बताया। एक है दोस्तों घोषत्व के आधार पर, दूसरा है दोस्तों प्राणव्य के आधार पर, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो घोषत्व के आधार पर आप देख लेते हैं दोस्तों, ए यहाँ पे दिया गया है अघोष, जिनके उच्चारण में स्वर तांत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उदाहरण, प्रत्यय वर्ग में पहला व दूसरा व्यंजन, प्रत्यय वर्ण में पहला व दूसरा व्यंजन, प्रत्यय हमने अभी पढ़ा था दोस्तों। दूसरा है दोस्तों घोष, जिसे संघोष भी कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, घोष या संघोष व्यंजनों कहलाते हैं। तो दोस्तों जिनके उच्चारण में कंपन हो, उन्हें क्या कहते हैं? घोष। और जिनके उच्चारण में कंपन ना हो, उन्हें कहते हैं अघोष। तो उदाहरण दोस्तों, प्रत्यय वर्ग का तीसरा व चौथा पांचवा व्यंजन। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों प्राणत्व के आधार पर। तो प्राण का अर्थ हवा से है, यहाँ पे प्राण का अर्थ दोस्तों हवा से है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से कम हवा निकले। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। व्यंजन मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। महाप्राण, जिनको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकले। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा अक्षर। तो जिनको बोलने में मुंह से अधिक हवा निकले, उनको कहते हैं महाप्राण। महाप्राण। तो यहाँ पर दूसरी जो है दोस्तों, दूसरा व्यंजन, उसे कहते हैं दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? चार होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, य, र, ल, व, ये सभी संघोष, सघोष व अल्प प्राण होते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है। तो किन किन भागों में अंतःस्थ व्यंजन को बांटा गया है, ये आप देख लीजिए दोस्तों। अर्धस्वर य व, ये अर्धस्वर होते हैं दोस्तों। उसके बाद है लुंठित र, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? लुंठित व्यंजन। उसके बाद है दोस्तों पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ल, जिनके उच्चारण से हवा जीभ के पार्श्व बंगल से निकल जाए, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद तीसरा है दोस्तों ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या है दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में संघर्षण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में क्या हो? संघर्षण या रगड़ या ऊष्मा गर्मी पैदा हो, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, श, 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 ह। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, संघोष, महाप्राण। तो नोट, ये तीनों अघोष व महाप्राण है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। चौथा है दोस्तों संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 4। आप देख पा रहे होंगे श, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों।
5वां है दोस्तों उत्सृप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन भी इसे कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर डॉ ढ, संघोष व अल्पप्राण, संघोष व महाप्राण। तो ये है दोस्तों वर्गों वर्णों के उच्चारण स्थान। ये आप देख लीजिएगा, कंठस्य गले से अ आ अह क वर्ण वर्ग ह। ये आप देख लीजिए दोस्तों। तालव्य तालु से ई च वर्ग य व श, ये तालव्य से। मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से रि ट वर्ण व श। दंत्य त वर्ण व श। ओष्ठ ओंठों से उ प वर्ग। बाकी ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। दंत मूल र ल। उसके बाद दंतोष्ठ निचले होंठों और ऊपर के दांतों से व फ। तो ये दोनों शब्द कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु से ए, ये आप देख पा रहे होंगे। ओष्ठ कंठ होष्ठ ओ। नासिक यानी कि नासिक, तो ये शब्द बोले जाते हैं दोस्तों नासिक से। पंचम वर्ग, 5 वर्गों के अंतिम वर्ग को पंचम वर्ग कहते हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। बाकी आपके सामने ये आपको समझाने के लिए एक चित्र भी यहाँ पे दिया गया है। वर्णों के उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान यानी कि कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित किया जाता है। देखिए आप, जैसे मूर्ध आप देख रहे होंगे, मूर्धा री, और ये यहाँ पे बोला जाता है। दंत दांतों से ये शब्द बोले जाते हैं। नासिक यानी नाक से ये शब्द बोले जाते हैं। कंठ से दोस्तों ये शब्द बोले जाते हैं, कंठ प्लस तालु इससे। ओष्ठ से ये शब्द बोले जाते हैं, ओष्ठ प्लस कंठ। तो ये चित्र देख के भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। बाकी ये कुछ प्रश्न है दोस्तों जिनसे कि क्या कहते हैं, जिनके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि मैंने कितनी पढ़ाई की है और वीडियो आपके समझ में आई है या नहीं आई है। इनसे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों अघोष वर्ण। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ह और ऑप्शन डी म। तो अघोष वर्ण दोस्तों, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। तो अघोष वर्ण दोस्तों निम्न में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, च। इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? च। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श किसके संयोग से बनता है? श किसके संयोग से बनता है? दोस्तों मेरा माइक ख़राब है, इसलिए आपको थोड़ा, अगर आप कुछ और सुनने हो तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज़ थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, क प्लस श, क प्लस श, क प्लस छ, क प्लस च। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जैसे कि दोस्तों नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्पर्शी व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, आपके फेफड़ों से निकलकर हवा मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे,
तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पर्शी। तो स्पर्शी व्यंजन निम्न में से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी ह। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों, थ। आप बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं दोस्तों? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा दोस्तों कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है दोस्तों 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 4 होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उच्चारण के स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए च, ज, ऑप्शन बी ट, ड, ऑप्शन सी त, द, ऑप्शन डी क और ख। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ट और ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है? निम्न में से ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी न, ऑप्शन डी झ। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में घर्षण, रगड़न, गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न हो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन इसमें कौन सा है दोस्तों? आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ह। ह यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा नहीं है? निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है? महाप्राण व्यंजन इसमें से पहचानना है कि कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है। ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी छ झ, ऑप्शन सी प ब, ऑप्शन डी थ और ध। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा पहचानने में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाप्राण वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है? हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, या हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो वैसे तो दोस्तों सभी को पता होगा कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर एक बार जान लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। तो ऑप्शन सी 52 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः 52 वर्णों की संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए यहाँ पर संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा संघोष वर्ण है? तो संघोष वर्ण की परिभाषा अगर आपने पढ़ी होगी दोस्तों तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि संघोष वर्ण किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको संघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी फ, ऑप्शन डी झ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ई। आप उच्चारण करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है? निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी स,
ऑप्शन डी फ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ड। यहाँ पे पंचम वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। एक पार्श्विक, ऑप्शन डी प्रकंपित, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी लुंठित। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्श्विक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कंठ ओष्ठ्य वर्ण है? निम्न में से कंठ ओष्ठ्य वर्ण है तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ख। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओ यहाँ पर कंठ ओष्ठ्य वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए आपके सामने है दोस्तों द, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अ आ, ऑप्शन सी अंग अह, ऑप्शन डी फ वो। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि दो अयोग्य स्वर होते हैं, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी दोस्तों तो आप झट से समझ जाएंगे कि कौन से वर्ण अयोग्यवाह हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? अर्धस्वर कहलाता है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है तो अर्धस्वर कौन सा है दोस्तों इनमें से? ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी श। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्धस्वर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी श। आंसर हो जाएगा दोस्तों र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 39। तो मूल वर्णों की संख्या यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा, 44 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। र ल का उच्चारण स्थान है? ए दंत, बी कंठ, सी दंतमूल, डी मूर्धन्य। तो यहाँ पर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंतमूल। तो ये थे दोस्तों हिंदी स्वर व व्यंजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए और इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।